चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ये वाला तो आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन मैं इसका एक नया कलेवर लेके आया हूं जो कहता है कि नौकरियां भी मेरी, संगठन भी मेरा और सरकार मेरे मामा की। अरे हमरे मामा नहीं भाई, ये वाले मामा। व्यापम घोटाला तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। अभी उसका रहस्य पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ कि एक नया वाला नए तरीके का कथित घोटाला सामने आ गया है। एक पूरी भर्ती में ही संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों को भर दिया गया है, ठूस दिया गया है। लेकिन ये तो एक अलग मामला है। जिस तरीके से ठूसा गया है वो तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो यूं लगेगा कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, फिल्म नहीं वेब सीरीज। क्योंकि आजकल जो वेब सीरीज आ रही है वो फिल्मों की तुलना में कई गुना ज्यादा एंगेजिंग है। शिवराज में हुए इस कथित महाघोटाले को एकदम कौवा खराहा की भाषा में समझाऊंगा। आप बस आंख में कड़वा तेल डाल के और कान उन कुकुहा के देखते और सुनते जाइए। सच कह रहा हूं, यदि आप में से कोई फिल्म वगैरह की स्टोरी लिखता होगा तो बहुत तगड़ी वाली स्टोरी मिल जाएगी। बात राहुल गांधी की भी करेंगे, क्योंकि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद पटना की एक अदालत से राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत सामने आई है। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन बरी करने के साथ साथ जो बातें कही हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा, वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, यूपीआई को लेकर लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने हमें भी मैसेज करके पूछा कि क्या मामला है, क्या 1 अप्रैल से 2000 से अधिक की यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और ज्यादा कंफ्यूजन तो तब पैदा हो गई जब गोदी मीडिया के कई बड़े बड़े चैनलों पर यूपीआई को लेकर अस्पष्ट रूप से बातें कह दी गई। तो यूपीआई पर जो भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा। देश को गोदी मीडिया के झूठे और जहरीले प्रकोप से बचाने तथा आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने भर्ती परीक्षा में बहुत सारे घोटाले सुने होंगे, लेकिन घोटालों का ऐसा तरीका शायद आपने नहीं सुना होगा। अब मैं न्यूज लॉन्ड्री की लंबी चौड़ी रिपोर्ट का सारांश आपको बेहद आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। एकदम ध्यान लगाकर सुनिए। नवंबर 2021 को एक विज्ञापन जारी होता है जिसके तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 25,000 रुपए और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 30,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह पर 89 यानी 89 पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है। इन 89 पदों के लिए कुल 10,000 उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म भरने में 500 रुपए की फीस ली जाती है। अब यदि आप केवल फीस ही जोड़ लें तो 10,000 नौजवानों से 500 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए बटोर लिया गया। लेकिन ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, बड़ा वाला देखिए। इसके बाद शिक्षा योग्यता और अंकों के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की गई और ये मेरिट लिस्ट 4 फरवरी 2022 को जारी होती है। इस मेरिट लिस्ट में 890 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और 9, 10, 11 फरवरी 2022 को इन सभी का इंटरव्यू होना था। लेकिन अचानक सभी को सूचित किया जाता है कि इंटरव्यू रद्द हो गया है, इंटरव्यू फिलहाल नहीं होगा। न्यूज लॉन्ड्री ने कौशिक नाम के एक उम्मीदवार से बात की जिसने बताया कि 8 फरवरी को जब वो बालाघाट से इंटरव्यू के लिए बस पकड़ने जा रहा था तभी भर्ती कार्यालय से फोन करके बताया गया कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। इसके बाद कौशिक ने बताया कि इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद मैं लगातार 1 साल तक फोन और ईमेल करता रहा विभाग को और मुझे लगातार ये बताया जा रहा था कि बहुत जल्द इंटरव्यू लिया जाएगा, आप लोगों को नौकरियां मिलेगी। अंत में मार्च 2023 में कौशिक को पता चला कि 89 लोगों को पहले ही नौकरी पर रखा जा चुका है और वो बैठ के इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कौशिक को यह जानकारी मिली कि जिन 89 लोगों को नौकरी दी गई है उनका नाम तो मेरिट लिस्ट में कहीं है ही नहीं। यानी कि 10,000 फॉर्म भरने वालों में से 890 लोग जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे जिन्हें इंटरव्यू कराना था जिनका, उस लिस्ट में नौकरी पाने वालों में से किसी का नाम नहीं है। और इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री ने जब जांच किया तो पता चला कि 89 लोगों को जो नौकरी पर रखे गए हैं उनमें से 88 लोगों का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। यानी कि राज्य सरकार ने प्रक्रिया में सैकड़ों आवेदकों की अनदेखी करते हुए उन्हें नौकरी आवंटित करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। अब सवाल यह है कि जब अपने ही लोगों को नौकरी पर रखना था तो फिर सार्वजनिक भर्ती निकालकर 50 लाख रुपए की लूट, यानी कि हर व्यक्ति से 500-500 रुपए लेकर फॉर्म भरवाने की, उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा करके मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का मजाक नहीं उड़ाया गया है या फिर उन्हें टोपी पहनाते हुए उनके साथ ठगी की गई है? क्या यह सरेआम ठगी का मामला नहीं कहा जा सकता है? पहले से ही बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के साथ मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी तंत्र में कितना बड़ा मजाक किया है, सोच कर देखिए। अच्छा, एक सवाल और है कि असली मेरिट लिस्ट को हटा
दिखाकर संघ से जुड़े हुए जिन 88 लोगों को नौकरी पर रखा गया है उनसे भी पैसा वगैरह लिया गया है कि नहीं, या फिर संघ से जुड़ा हुआ होने की वजह से ही नौकरी दे दी गई है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। वैसे मुफ्त में देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, इतना बड़ा घोटाला कोई फ्री में थोड़ी ना करेगा। न्यूज लॉन्ड्री ने यह भी लिखा है कि उन्होंने 12 अन्य उम्मीदवारों से बात की थी जिन्होंने बताया कि उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया था। अपनी इस रिसर्च में न्यूज लॉन्ड्री ने वो दोनों लिस्ट भी जारी की है जो इंटरव्यू के लिए बनाई गई थी और जिन लोगों को नौकरी पर रखा गया। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। पहली पंक्ति में भगवा रंग का जैकेट पहने हुए बैठे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये जगह है ट्रेनिंग वर्कशॉप। ऊपर नीचे दोनों तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए और कल्पना करिए कि क्या ये सब कुछ मुख्यमंत्री की जानकारी में हुआ है या फिर उनके साथ भी धोखा कर दिया गया है। अब आप बारी बारी से कुछ कैंडिडेट्स की तस्वीरें देखते जाइए जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और जिन्हें इसमें नौकरी मिली है। ये हैं विजय बघेल जिन्हें ब्लॉक स्तर पर नौकरी मिली और इनके साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। ये हैं कीर्तिमान पटेल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिली है आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए। ये है दिलीप मकसद, आरएसएस के किसी कार्यक्रम में। ये है शरद मौर्य, इन्हें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नौकरी दी गई है, आरएसएस के किसी फंक्शन में हिस्सा लेते हुए देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर में है आशुतोष सिंगला जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिली है और ये आरएसएस के एक रैली में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। ये है इंदर सिंगर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मेंबर हैं। इन्हें भी देख लीजिए, नाम है महेंद्र भाबर, बीजेपी के सदस्य हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी तस्वीरें न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में लगाई है जो दर्शाता है कि ये सारे लोग या तो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि यदि संघ और एबीवीपी ज्वाइन करने से ही नौकरी मिली है तो फिर काहे के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान क्यों नहीं कर देती कि इतने सालों तक संघ से जुड़ जाइए, ये काम करिए, इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। वैसे बात तो सोचने वाली है कि यदि शैक्षणिक योग्यता से बनाई गई लिस्ट को दरकिनार करके सिर्फ यही योग्यता देखी गई कि कौन संघ से जुड़ा हुआ है, कौन बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कौन एबीवीपी से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं इसे ही नियम बना दिया जाए। कम से कम लोग ये जान तो जाएंगे कि नौकरी पाने के लिए पहले संघ का कार्यकर्ता बनना जरूरी है। झूठ मूठ का लाखों करोड़ युवा इधर उधर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, पैसा खर्चा करते हैं माँ बाप का बेकार में। वहीं राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में उन्होंने जो भाषण दिया था, जो आरोप लगाए थे कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है। एक सवाल और है कि इन सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। इसी मामले में बिहार से आने वाले बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी मानहानि का मुकदमा किया था। अब खबर आ रही है कि पटना की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को कथित तौर पर समन भेजा है। यह खबर मैं द वायर के हवाले से बता रहा हूं। राहुल गांधी के मसले पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात कर लेंगे। गुजरात में कांग्रेस के वर्तमान विधायक जिग्नेश मेवानी ने जुलाई 2017 में कुछ गौरक्षकों द्वारा दलित युवक की पिटाई किए जाने के 1 साल पूरे होने पर अनुमति के बिना रैली निकाली थी, जिसे लेकर पिछले साल उन्हें 3 महीने की सजा हुई थी। अब खबर आ रही है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीएम पवार ने इस मामले को आधारहीन बताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार है और जिग्नेश मेवानी को बरी कर दिया है। जज द्वारा कही गई बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को अपराध माना जाता है तो स्वतंत्रता के अधिकार का वहां कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि विचार विमर्श, चर्चा, बहस और सरकार की नीतियों के खिलाफ असहमति एवं इसकी निष्क्रियता की आलोचना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और जज ने यहां तक कह दिया कि लोगों की आवाज दबाने के लिए ताकत और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई नई बात नहीं है। इसके बारे में सब जानते हैं और यह लोकतांत्रिक राज्य के शासकों का कर्तव्य है कि वो बिना किसी आलोचना से डरे स्वतंत्रता की रक्षा करें। यानी कि कोर्ट ने सरकार को साफ साफ नसीहत दी है, मगर इन नसीहतों का कहीं किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, न तो नेताओं पर न सरकारों पर। दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच को रोकने के मामले में सरकारें नपुंसक हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं और भयंकर तरीके से सरकार को लताड़ लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसी के दूसरे ही दिन महाराष्ट्र में यह पूर्व भाजपा विधायक सरेआम मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों को गालियां देता है, उन्हें मारने की धमकी देता है, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है सरेआम मस्जिद की तरफ इशारे कर करके। तो मामला यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। अब मामला बातों वाला नहीं रह गया है, बातचीत से काफी ऊपर पहुंच गया है, किसी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर लोगों के बीच बड़ी कंफ्यूजन है। यह वैसा ही मामला है कि किसी ने कह दिया कि तेल का दाम बढ़ गया तो लोग अपने अपने हिसाब से गणित लगाने लगे। किसी को लगा कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, किसी को लगा कि खाने वाले तेल का दाम बढ़ गया है और किसी को लगा कि सर में लगाने वाले तेल का दाम बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता देता
देता हूं कि यूपीआई का जो आम आदमी ट्रांजैक्शन करता है उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। वो जो चार्ज लगा है वो बैंकों के बीच के ट्रांजैक्शन पर लगाया गया है। कुल मिलाकर आप मुफ्त में यूपीआई का लाभ उठाते रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।